हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 63वां टेस्ट सीरीज है 63 नंबर का। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास से है, 10 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है और 10 प्रश्न भारत का भूगोल से है। जो इसमें अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें मात्र वही प्रश्न दिए गए हैं जिनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फालतू का इसमें एक भी प्रश्न नहीं है। और एक विशेष बात यह है कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को पूरा अंत तक जरूर करिए, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और अगर क्वेश्चन में एक दो आप छोड़ दिए तो वो आपके लिए बहुत समस्या कर देगी। इसलिए आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिए। टेस्ट शुरू करने से पहले आपके सामने एक प्रश्न दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि वैदिक काल में बिहार और बंगाल का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। ये चीज़ ध्यान देना है, वैदिक काल में बिहार और बंगाल का क्षेत्र। उत्तर आपके सामने दे दिया गया है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो के अंत में आपको इसका उत्तर बता दिया जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर बता पाते हैं तब तक। ये आज का पहला प्रश्न है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला हुआ है। ये ध्यान देना है, सूती कपड़े का टुकड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये मिला है मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है हड़प्पा काल में। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से। देखिए, सूती कपड़े का जो टुकड़ा है वो भी मिला है मोहनजोदड़ो से और पशुपति की जो मुहर है ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से ही। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है। देखिए, आज के जो प्रश्न है इसमें टोटल फैक्ट बेस दिया गया है। क्वेश्चन जैसा बीपीएससी पूछा करता है वैसा ही, ज़्यादा इसमें कुछ घुमाया नहीं गया है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1028। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है। ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है जब इतिहास में इसको देखा जाता है तो। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है। सिंपल, बहुत क्वेश्चन सिंपल भी है लेकिन काफ़ी लोग इसको गलत कर देते हैं मिस्टेक में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सामवेद। सामवेद गद्य और पद्य में रचित किया गया है। जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है। ये वर्ड लास्ट का ध्यान देना है, इसमें जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता है। और अगर ये पूछ ले किसमें विश्वास करता है तो जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं इसमें जैन धर्म विश्वास करता है। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, ये लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए हैं। जो उन लोगों की बोलचाल की भाषा थी आम लोगों से वो अलग थी और जिस भाषा में वो लोग लिखते थे वो अलग थी। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाली भाषा में। जो बुद्धकालीन अभिलेख है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और जो आम जो बोलचाल की भाषा थी उनकी वो प्राकृतिक भाषा थी। अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 13वें शिलालेख के साथ। 13वां अभिलेख जो है इसमें अशोक के उसके विदेशी राज्यों के साथ संबंध का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये मिलता है इंडिका में, जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन। अब यहाँ से 10 प्रश्न अर्थव्यवस्था के हम लोग देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं इसमें। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जिसे नेफेड कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1958 में नेफेड की स्थापना की गई थी। कभी कभी नाम दिया करता है नेफेड
और कभी इसका पूरा नाम दे दिया करता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो दोनों नाम याद रखना है आपको। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नाम किया गया है। ये कब कर दिया गया है इसका नाम बदलकर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1985 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने अंग हैं? देखिए ये वाला प्रश्न 2 बार यूपी पीसीएस में आ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी और इसके कितने अंग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसके 6 अंग हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया है पीडीएस को 1950 में लागू किया गया था, इसको पीडीएस कहते हैं। दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में से कब से मानी जाती है? पहली हरित क्रांति तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी हरित क्रांति के बारे में कुछ कम ही लोग जाना करते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2006 से दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है भारत में। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहली हरित क्रांति की शुरुआत 1968 से प्रारंभ हुई थी। ये डेट याद ध्यान देना है, काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि 1 साल का अंतर में। जबकि दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत 13 अप्रैल 2006 से आरंभ हुई। पूरा डेट इसका ध्यान देना है, 13 अप्रैल 2006 से। देश में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से बंटवारा किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बंटवारा। देखिए ये वाला प्रश्न दूसरे टाइप से भी पूछता है। इसमें यह भी कहता है किस औद्योगिक नीति में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का बंटवारा किया गया है। तो कभी कभी नाम आता है औद्योगिक नीति, कभी कभी नाम आता है पंचवर्षीय योजना। तो ये आपको दोनों पता रहना चाहिए इसमें। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है पहली पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है डिटेल इसके बारे में। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्र का बंटवारा पहली औद्योगिक नीति के द्वारा किया गया है, जिसमें मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? देखिए जो पहला पंचवर्षीय है और दूसरा, इन दोनों का मॉडल अक्सर पूछा करता है एग्जाम में। यहाँ पर पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। और जो पहला है, पहले का आधारित है डोमर मॉडल पर। भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा कब की गई थी? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उदारीकरण की नीति कब घोषित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 24 जुलाई 1991 से उदारीकरण की नीति। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है। थोक मूल्य सूचकांक कब से माना जाता है? काफ़ी बार इसको देखने को मिलता है करंट अफेयर में भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2011-12। इसको थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष मानते हैं। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये स्थित है रांची में। जूट का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था? कोलकाता में, रिसंड्रा में, बेतिया में, कटिहार में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रिसंड्रा में जूट का पहला कारखाना लगाया गया था पूरे भारत में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वी पहाड़ियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको प्रश्न 11-21 से प्रश्न 30 तक भारत का भूगोल से प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने की दृष्टि से। और जो सबसे पूर्वी पहाड़ियां हैं ये है गडजात पहाड़ियाँ। ये उड़ीसा में है और ये सबसे पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। जो इसके पश्चिम में पहाड़ी है वो है रामगढ़, फिर इसके पश्चिम में है महाकाल पर्वत श्रेणी, फिर इसके पश्चिम में है महादेव पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस से लगाया गया है इसका ऑप्शन। तो सबसे पूर्वी है गडजात पहाड़ी। कृष्णा रिवर का उद्गम स्रोत है, कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महाबलेश्वर से। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेशनल हाईवे 44। टीटागढ़ जो भारत में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है। एक बार प्रश्न पूछा था जो टीकागढ़ है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपको बता ही दिया गया है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये है कहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। देवताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवताल झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये स्थित है उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस रिवर पर स्थित है? देखिए यूपी पीसीएस में पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है ये पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है पूरे भारत का, लेकिन ये किस रिवर पर बना हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है वाराही रिवर पर। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील ज्वालामुखी से निर्मित झील है, ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है महाराष्ट्र में। देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बना है? जो पंचप्रयाग होते हैं, पंचप्रयाग में ये आखिरी है देवप्रयाग, और ये बना हुआ है भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। लक्षद्वीप 2 चैनलों के मध्य से विभाजित है, जिसे उत्तरी भाग को अमीनी द्वीप और दक्षिणी भाग को कन्नानोरे द्वीप कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लक्षद्वीप है वो 2 भाग में डिवाइड है, पहले वाले को कहते हैं उत्तरी को अमीनी द्वीप और दक्षिणी वाले को कहते हैं कन्नानोर द्वीप। ये जो विभाजित है ये किस डिग्री चैनल से विभाजित किया गया है? लक्षद्वीप विभाजित है 11 डिग्री चैनल से। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से किस तट पर पश्च जल पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है मालाबार तट पर। ये केरला में है, मालाबार तट पर। और जो आज का आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर हो जाएगा वैदिक काल में बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कहते थे आर्यावर्त क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, आर्यावर्त है। इस प्रकार से आज हमारा 63वां टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और आप लोगों को पूरी बीपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, पूरा मटेरियल दिया जाएगा, कुछ छूटने नहीं पाएगा। मेरा उद्देश्य यही होगा कि आपको कम से कम 115-120 क्वेश्चन कराया जाए, कम से कम टेस्ट सीरीज से, अधिक भी हो सकते हैं इससे। तो आप लोग इसको पूरा कंटिन्यू अंत तक देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।